दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था। मैं सवेरे ही घर से तैयार होकर निकल पड़ा था। मैंने मेट्रो में सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझा। वैसे भी दिल्ली की सड़कों पर भीड़ की वजह से मैं ज़्यादातर मेट्रो का ही प्रयोग करता हूँ। सुबह के 10 बजने वाले थे। मेट्रो के अंदर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाने में बिजी थे। अचानक सामने खड़ी लेडी को देखकर मुझे लगा कि शायद मैं उसको जानता हूँ। हालांकि उसकी पीठ मेरे सामने थी, इसलिए उसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक उत्सुकता मेरे मन में आ चुकी थी। अपने संदेह को यकीन में बदलने के लिए मैं उसके और नज़दीक चला गया। मन में कई बार आया कि मैं उसको टोकूं या नहीं, लेकिन अपनी सोच को दरकिनार करके मैंने उसको बुलाया, हेलो रेणुका। अचानक अपने नाम को सुनकर वह एकदम पलट गई और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। वह रेणुका ही थी। कई सालों बाद मैं भी उसको देखकर हैरान रह गया। मैंने दोबारा कहा, रेणुका कैसी हो? उसके मुंह से शब्द बड़े मुश्किल से ही निकल पड़े थे, बस ठीक हूँ। उसने गर्दन झुका ली थी। उसके बाद एक अजीब सी खामोशी हम दोनों के बीच में छा गई। ना उससे कुछ बोला गया और ना ही मैं कुछ कह पाया। हम दोनों सीट के पास ही खड़े थे। अगले स्टेशन पर 2-3 पैसेंजर सीट से उठ गए तो मैंने रेणुका को बैठने के लिए कहा। उसने इनकार नहीं किया। वह मेरे पास में ही बैठ गई। रेणुका को देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत सारा बोझ वह अपने दिमाग पर लिए घूम रही है। वह अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी लग रही थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। रेणुका से मिलकर मेरा ध्यान आज से 5 साल पहले की उस तारीख पर चला गया जब मैं रेणुका को देखने के लिए उसके घर पर गया था। वहाँ पर मैं तकरीबन सभी को पसंद आ गया था। मेरी उम्र उस समय तकरीबन 35 साल की थी। मेरा ताल्लुकात उत्तर प्रदेश के एक गरीब फैमिली से था। बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके मैंने दिल्ली में 25,000 की नौकरी का जुगाड़ किया हुआ था। खर्च ठीक ठाक चल जाता था। दिल्ली में वैसे भी रहना बहुत महंगा होता है, बचत तो कम ही होती थी। कुछ रुपए मैं घर पर भी भेज देता था। अखबार में रेणुका के विवाह की एडवर्टाइजमेंट देखकर मैंने रेणुका के घर वालों से कांटेक्ट किया था। उनके दिए समय के अनुसार मैं रेणुका को देखने के लिए उसके घर चला गया था। रेणुका के पिता नहीं थे, उसके बड़े भाई ने ही उसका खर्च उठाया था। रेणुका की उम्र उस समय करीब 32 साल की थी। मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। रेणुका मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। निर्धारित दिन को हमारा विवाह हो गया और विवाह के बाद रेणुका मेरे साथ ही आ गई। दिल्ली में ही एक किराए के मकान में हम दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जब शादियां बड़ी उम्र में होती हैं तो उस समय पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रह जाता। रिश्तों को समझना उतना आसान नहीं होता जितना कम उम्र की शादी में होता है। कम उम्र की शादियों में जल्दी ही पति पत्नी एक दूसरे को समझ जाते हैं। सवेरे कंपनी में चले जाना और रात को वापस आना मेरी यही दिनचर्या थी। रात को भी हमारे बीच बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि रेणुका इस विवाह से खुश नहीं थी। वह मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी, ऐसा मुझे लगने लगा था। जवानी का समय करियर बनाने के चक्कर में ख़राब हो जाता है और लड़कियां ज़्यादा अच्छे के चक्कर में साल पर साल निकालती चली जाती हैं और वह जीवन के उस मोड़ पर पहुंच जाती हैं जहां पर उनको ज़्यादा उम्र होने पर कुछ ना कुछ समझौता विवाह में करना ही पड़ता है। मुझे लगा कि मेरे केस में भी रेणुका ने शायद समझौता किया था। बढ़ती उम्र के कारण माँ तथा भाई के प्रेशर के आगे उसको विवाह के लिए हाँ भरनी पड़ी थी। बातों ही बातों में ऐसा उसने 1-2 बार इशारा भी किया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हमारी शादी एक समझौते से ज़्यादा कुछ नहीं थी।
रेणुका मेरी कमाई से खुश नहीं थी। वैसे भी दिल्ली में रहकर बचत कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन इतना था कि हमें एक स्मॉल फैमिली की तरह गुजारा करने में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो रही थी। मैंने रेणुका को एक दो बार समझाया भी कि एक दो जगह नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तब तक तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब मैं ऑफिस चला जाता था तो रेणुका दिन में अपनी माँ तथा सहेलियाँ वगैरह से बात करती थी। रात को तकरीबन उनका निचोड़ बता देती थी, लेकिन सिर्फ उनकी कमाई का। मैंने उसको बार बार समझाने की कोशिश की कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ पति की सैलरी पर नहीं टिका होता। पति पत्नी के बीच में और भी एक ख़ास रिश्ता होता है, और वह है विश्वास का। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। शादी के बाद जब मुझे पहला वेतन मिला तो मैंने उसमें से 2000 अपने पास रखकर बाकी सारे रुपए रेणुका को दे दिए और कहा, रेणुका, आज से इस घर की जिम्मेवारी तुम्हारी है। मेरा 2000 में काम चल जाएगा। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे ले लूँगा। अब तुम्हें इतने ही रुपयों में घर को चलाना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने रेणुका से कहा, अब हमारे सुख दुख साझा है और अपने वैवाहिक जीवन को हम दोनों ने ही संवारना है। लेकिन रेणुका ने उत्तर दिया, लेकिन इतनी सैलरी में कैसे हो पाएगा। मैंने समझाया, कोशिश करोगी तो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगने लगा कि उस पर मेरे समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। वह हमेशा मेरी सैलरी पर ही बात को ख़त्म किया करती थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करते करते हमारी ज़िंदगी के सफ़र के 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 6 महीनों में मैं उसको नहीं समझा पाया था। अब तो वह खुलकर झगड़ा करने लगी थी। मैंने हमेशा उसको समझाया चाहा, लेकिन उसने तो मन में ठान लिया था कि उसने ज़िंदगी को आसान नहीं बनने देना है। अब तो मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा था। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैंने हर बार उसको समझाना चाहा कि मैंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल रही है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर सकूं। अब तो हमें इतने में ही एडजस्ट करना होगा। हालांकि मैं एक दो जगह नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन रेणुका ने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे इस मनमुटाव ने झगड़े का रूप ले लिया था। एक दिन जब शाम के वक्त मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे रेणुका घर पर नहीं मिली। वह अपने मायके जा चुकी थी। मैंने फ़ोन किया तो जवाब मिला कि जिस दिन तुम ज़्यादा कमाने लगोगे तो उस दिन घर आ जाऊंगी। अगले दिन छुट्टी लेकर मैं रेणुका के घर पहुंच गया। वहां भी वह उसी जिद पर अड़ी रही। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। माँ तथा भाई ने भी समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थक हार कर मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। करीब 2 महीने बाद रेणुका के वकील की तरफ से मुझे फ़ोन आया। उसने बताया कि रेणुका मुझसे तलाक लेना चाहती है। मुझे यकीन तो नहीं हुआ। झगड़े पति पत्नी के बीच होते रहते हैं, लेकिन इस तरह घर को बर्बाद कर लेना कहाँ की समझदारी है। अब तो मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने भी क्रोध में तलाक के लिए हाँ कर दी। केस कोर्ट में चला गया। जज ने हम दोनों को समझाया कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन तलाक इसका आखिरी हल नहीं है। मैंने जज साहब से कहा, मेरी तनख्वाह कम है जिससे मेरी पत्नी को आपत्ति है, और शायद इतनी सैलरी में मैं इसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ, और ना ही यह मेरे साथ रहकर खुश है। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने का अधिकार है। अगर यह मुझसे अलग रहकर खुश रह सकती है तो मैं इसको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जज ने रेणुका को समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो।
आमदनी भले ही कम है लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो सके। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसको इतने पैसे भी नसीब नहीं होते हैं। जज साहब ने सोच विचार के लिए हमें करीब 2 महीने का वक्त दे दिया, लेकिन रेणुका की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और हमारा तलाक हो गया। हालांकि मैं रिश्ते को जारी रखना चाहता था। आज करीब 3 साल बाद रेणुका से मेरी मुलाकात यहाँ मेट्रो में हुई है। इन 3 सालों में रेणुका का जीवन कैसा रहा, रेणुका के बारे में भी सुन लीजिए। रेणुका के मायके में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई तथा उसकी भाभी तथा भाई के 2 बच्चे थे और अब तो रेणुका भी पहुंच गई थी। रेणुका का बड़ा भाई एक कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह करीब 40,000 थी। कंपनी की तरफ से 2 BHK फ्लैट उसको मिला हुआ था जिसमें यह 6 लोग रह रहे थे। पिता की मृत्यु 7-8 साल पहले ही हो चुकी थी। गांव में कोई खास पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी जिसके सहारे गांव में रहा जाता। तलाक के 6 महीने तक तो रेणुका घर पर ही रही, लेकिन धीरे धीरे रेणुका के लिए घर पर समय बिताना मुश्किल हो गया था। वह घर पर बोझ बनने लगी थी। शादी से पहले बात कुछ और होती है और शादी के बाद बात कुछ और। भाई और माँ को तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाभी की नज़रों में रेणुका फालतू नज़र आने लगी थी। रेणुका अगर बीमार हो जाती तो उसकी माँ ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाती थी। खर्च के लिए रुपए उसके भाई से मांगने पड़ते थे। यह देखकर भाभी को थोड़ा थोड़ा चुभने लगा था। रेणुका भी जान चुकी थी कि उस घर में भाभी उसको देखकर खुश नहीं है। माँ को भी रेणुका का यहाँ पर रहना थोड़ा सा अखरने लगा था। वह कई बार बात बात में कह भी देती थी कि रेणुका को तलाक नहीं लेना चाहिए था। रेणुका को भी लगने लगा कि रिश्तों में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। रेणुका घर में बहन कम, नौकरानी ज़्यादा लगने लगी थी। घर के तकरीबन सारे ही काम उसको करने पड़ रहे थे। रेणुका को इस बीच मेरी भी याद आने लगी थी, लेकिन अपनी ईगो के कारण उसने कोई भी कदम नहीं उठाया। रेणुका ने ग्रेजुएशन की हुई थी। उसने कहीं पर नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया। उसके भाई ने अपनी जान पहचान से किसी कंपनी में 10,000 रुपये में उसको लगवा दिया। नौकरी पर जाने के बाद रेणुका को एहसास हो चुका था कि घर से बाहर काम करना और फिर आकर घर में काम करना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से घर में अगर आप मेहमान की तरह रह रहे हो तो नौकरी में हर हालात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक तलाकशुदा जवान औरत की ज़िंदगी एक कटी हुई पतंग की तरह होती है जिसको हर कोई लूटना चाहता है। हर कोई एक मौका तलाशता रहता है। हर कोई साथ पाने की कोशिश करता है। बॉस भी कटी पतंग को लूटने की कोशिश करता है। अगर नहीं लूट पाया तो काम करना मुश्किल हो जाता है। आपने काम अच्छा किया तो तारीफ़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गलत हुआ तो सफाई देते देते आप थक जाओगे। इंसान दिन में अपने सारे गम भूल भी सकता है, लेकिन जब सोते समय वह अकेला होता है उस समय सारा जीवन चक्र उसके सामने घूम जाता है। 1 साल में ही रेणुका को एहसास हो चुका था कि ज़िंदगी अकेले काटना इतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। शादी होने से पहले कुछ और बात थी, लेकिन तलाक होने के बाद बात कुछ और। पति कैसा भी हो, लेकिन एक पत्नी का गुरूर होता है। पत्नी के सारे दुख दर्द उसके पति के पीछे छुप जाते हैं। पति के रहते कोई भी पत्नी की तरफ आँख नहीं उठा सकता। पत्नी पति के साथ जितना सेफ महसूस करती है उतना कहीं और नहीं। मैं हर महीने 22,000 रुपये हाथ में रख दिया करता था, लेकिन आज सारा दिन खपने के बाद उसके हाथ सिर्फ 10,000 ही लगते हैं और ऊपर से ज़िंदगी का अकेलापन। वह जान चुकी थी कि जीवन को पैसों के पैरामीटर पर तोलना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। अगर वह थोड़ा सा भी अपने वैवाहिक जीवन में समझौता कर लेती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। संयोगवश वह भी मेरी तरह राजीव चौक की तरफ ही जा रही थी। उसका ऑफिस थोड़ी ही दूर पर था।
स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने रेणुका से कहा, चलो किसी कॉफ़ी शॉप में चलते हैं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। उसने इनकार नहीं किया, बस साथ ही चलती रही। हम पास के ही कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। हमारे बीच एक अजीब सी दूरी थी। मैंने रेणुका के जीवन के बारे में पूछा कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। बस उसने मोटी मोटी बातें ही बताई। मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में एहसास तो पहले से ही था। उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वह कितनी तन्हा और अकेली ज़िंदगी जी रही है। मैंने उसके मोबाइल का नंबर तथा ऑफिस एड्रेस ले लिया। 2-4 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। संडे के दिन मिलने के लिए मैंने रेणुका से बात कर ली। वह आने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। आज वह मुझसे थोड़ी खुलकर बात कर रही थी। काफ़ी देर हमारी पिछली ज़िंदगी के बारे में ही बातें होती रही। मैंने रेणुका से पूछा, क्या हम ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? रेणुका ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसका गला भर आया था। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे थे। मैंने उससे ध्यान हटा लिया। थोड़ी देर में वह शांत हो गई। उसने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर को हिलाकर उसने हामी भर ली थी। मैंने रेणुका से कहा, तुम्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भटक गई थी। मैंने तुमको दिल से कभी भी नहीं निकाला। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहली बार जब मैंने तुमको देखा था। रेणुका ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ज़िंदगी का एहसास नहीं था। तुम अगर घर पर बेकार भी बैठे रहोगे तो मुझे कोई भी तुमसे शिकायत नहीं रहेगी। मैंने रेणुका से कहा, इसकी नौबत अब कभी भी नहीं आएगी। मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है और साथ में क्वार्टर भी। मुझे अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी थी तो सिर्फ तुम्हारी। रेणुका की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे थे। हमारे बीच में अब वैसा ही प्यार जागृत हो चुका था जैसा एक नई उम्र की शादियों में होता है। रिश्तों पर गिरी हुई बर्फ़ पिघल चुकी थी। मुरझाए फूल फिर से खिलने लगे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।